साथियों, मेरा बात को शुरू कर लेते हैं, बात को शुरू कर लेते हैं। बात को शुरू कर लेते हैं। अब हो गया, अभी तो बचा के रखो एनर्जी, बचा के रखो। ये सरकार इतने मोटे चमड़ी की है, इसके चमड़ी को पिघालने में समय लगेगा, इसलिए बचा के रखो। भ्रष्टाचार का पैसा खा खा करके, दलाली कर करके इनकी चमड़ी मोटी हो चुकी है, इसलिए एनर्जी बचानी पड़ेगी। और किसी को ये लगता है कि कोई भी लड़ाई एक दिन एक रात में जीती जाती है, तो ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो। क्योंकि पुलिस में भी बहुत से पुराने छात्र हैं जिन्होंने महीने महीने तक आंदोलन कर रखा है यहाँ पे। जब इन लोगों ने ग्रुप सी ने यहाँ पर सेवा जन कार्यालय की जो अनिवार्यता थी, जब वो समाप्त की 2018-19 में, तब हमने एक महीने तक लगातार संघर्ष करा। और उस एक महीने में पता गिरफ्तारी कितने दिन हुई? 18 दिन एक महीने में गिरफ्तारी हुई। 18 दिन एक महीने में 18 बार गिरफ्तारियां हुई। तो संघर्ष आसान नहीं है। पर मैं कहना चाहूंगा, मेरे साथियों से कहना चाहूंगा कि आप बात को सुनिए, बात की गंभीरता को सुनिए कि क्या होने वाला है। कल आप लोगों ने उदाहरण देख लिया होगा उस षड्यंत्र का कि सरकार किस प्रकार से षड्यंत्र करती है। भाई मेरे नहीं याद है, सरकार किस प्रकार से षड्यंत्र करती है, उस पर जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। मैंने कल यहीं पर इसी मंच से कहा था कि अगर हमारे साथ देवी शक्तियां होगी, ईश्वरीय शक्तियां होगी, तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, उनकी वीडियो भी आ जाएगी, उनके बयान भी आ जाएंगे। और उसके बाद आए, क्योंकि ईश्वर हम सबके साथ है, क्योंकि हम सबकी नीयत साथ है, हम सबकी नीयत साथ है। जो बच्चे हरिद्वार से लाए गए थे कोचिंग के, स्कूल के, अभी हरिद्वार का एक दोस्त आया था उसी के आस पड़ोस का, वो कह रहा था कि एक मेरे पड़ोस की मैं रहते हैं, उनकी एक बिटिया है जिसका फर्स्ट सेमेस्टर है, वो भी गई और उनके माँ बाप आज उस कॉलेज में जा रखे हैं उनसे जवाब लेने। तो तुमने हमारा बच्चों को कैसे भेज दिया? ये हकीकत है। तुम्हें पता है कि यहाँ के सूचना विभाग में 600 करोड़ का बजट क्यों रखा गया? जो मीडिया मैनेज कर सके। ठीक है, मीडिया वालों को थोड़े मानने की बात नहीं है, बहुत से ऐसे मीडिया है जो बहुत अच्छे तरीके से आवाज को उठाते हैं। रात 11:30 बजे प्रेस करी तो यहाँ पर भीड़ लग गई थी, पर भाभी जी मीडिया मैनेजमेंट के ही थ्रू कल उस मैसेज को दिल्ली पहुंचाना चाहते थे जो हरिद्वार से लोग लाए गए थे। उनका वीडियो बन गया था, वो आपने देखा है कैसे नारे लगा रहे हैं। वो अमित शाह जी को दिखाना था, मोदी जी को दिखाना था कि देखो जी वो तो बस वही तैयार है, और उनके कुछ चुनिंदा लोग है, तो हमेशा विरोध करते हैं। बच्चे तो ये हैं जिन्होंने पेपर दिया, बच्चे तो ये है जो लोग बोलने की पारदर्शिता से परीक्षा हुई है, बच्चे तो ये हैं सारे बड़े बच्चे अभी इंटर करके जा रहे हैं, ये भूल गए। इनका सलाहकार कौन है? भानी जी मुझे पता है, आप मेरी एक एक वीडियो को देखते हो, आप एक एक शब्द पर गौर करते हो। मैं कहता हूं कि अगर कुर्सी बचानी है सबसे पहले सलाहकार बदलो। किससे सलाह लेते हो? किससे सलाह लेते हो? किससे सलाह लेते हो? क्या तो इतने अनपढ़ हो कि ग्रेजुएट लेवल का पेपर है और उसके लिए तुमने फर्स्ट सेम और सेकंड सेम BA, BSc और BCom वालों को ला रखा? ये सलाह किससे ली? दूसरी सलाह ये है कि जब तुमने उनको लाया, अरे बोल देते भाई घर के कपड़े पहन के आना, ड्रेस में ले आए, टाई पहन रखी। कुछ बच्चों के बस्ते टांग रखे, हमारे पास वीडियो है देख ले, कुछ बच्चों ने बस्ते टांग रखे। मैं कहता हूँ सलाहकार बदलो। क्यों?
ये सिंगल एग्जाम्पल नहीं है। आज कहीं कुआं वाला साइड कार्यक्रम था, हमारे 20-25 साथी यहाँ से गए। अब पता नहीं इनके इंटेलिजेंस ने बताया, इनके एलआई ने बताया, हमारे लोग उस होटल के बाहर पहुंचने वाले थे घेराव करने, वहां पर बीएल संतोष भी थे इनके केंद्र से आ रखे, तब तक वहां से निकल गए, हमारे कुछ साथी गए थे घेराव करने, पर वहां पर जवाब दिया उन्होंने, क्या बयान दिया कि हम नकल जिहाद को नहीं पनपने देंगे। क्या तरीका है, कौन सा जिहाद है? ये पढ़े लिखे युवा है, ये जानते हैं कि जिस अनपढ़ राजनीति तुम करते हो, जिस तरीके की डराने की राजनीति तुम करते हो, ये इससे नहीं डरने वाले या विचलित होने वाले, तो मार्ग से भटकने वाले नहीं है। बेरोजगार का मतलब क्या है? क्या हिंदू लोग बेरोजगार नहीं है? क्या मुस्लिम लोग बेरोजगार नहीं है? क्या सिख ईसाई बेरोजगार नहीं है? बेरोजगार का सबसे बड़ा धर्म है, अगर उसे रोजगार मिल जाए तो वही है, वो कोई भी हो। तुम कहते कि नकल जिहाद नहीं पनपने देंगे, तो जो मनराज जी हैं, जो पिछले बार जो गिरफ्तार हुए थे, जिनके साथ आपके खनन के तत्व साथ चलते हैं, वो कौन सा जिहाद था? कौन सा जिहाद था पूछना चाहता हूं मैं। जिनके साथ तुम्हारी पार्टी नहीं चलती है खनन के लिए, खनन जिहाद है ना, तो ये जिहाद क्यों पनप रहा है? देखिए साथियों, गंभीर मामला है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं कल भी दिन भर यहाँ रहा, मैंने नहीं बोला। मैं चाहता हूँ कि नए नए लड़के आए, अपनी बात को रखें, हमारी बहनें आए अपनी बात को रखें, और राज्य आंदोलनकारी अपने पीड़ा को बताएं कैसे राज्य बना। पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गंभीरता से लेने की जरूरत है, आंदोलन को तो लड़ना पड़ेगा। अभी नवरात्र चल रहे हैं ना, देख लेते हैं, अगर नवरात्रों में भी इन्होंने कोई ऐसा वो नहीं किया एक दो दिन में, आज विकास नगर में कितनी बड़ी तादाद में युवा साथी सड़कों पर उतरे, पुतला दहन किया, वो हमारी जीत है, वो हमारी ताकत बन गई है। आज श्रीनगर गढ़वाल में कितनी बड़ी तादाद में, आप वीडियो देखना शाम को अगर सोशल मीडिया पर देखोगे, कितनी बड़ी संख्या में श्रीनगर में लोग सड़कों पर उतरे। आज अल्मोड़ा में कितनी बड़ी संख्या में उतरे, कल परसों पिथौरागढ़ में हुआ, हल्द्वानी में भी हुआ, और चंपावत में कल हुआ, कितनी बड़ी संख्या में थे। आप ये मत सोचो कि आप ही यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, प्रदेश का एक एक युवा संघर्ष कर रहा अपने जगह पे। मुझे फोन आया कल, उत्तरकाशी वालों ने आज यहाँ संघर्ष किया, बल्कि उन्होंने तो आज वहाँ पर बहुत हंगामा किया और आज वीडियो फोटो जन किए। कल मुझे फोन आया था, कल बड़कोट में भी विरोध प्रदर्शन होने वाला है, कल मुझे फोन आया था ऋषिकेश में भी विरोध प्रदर्शन होने वाला है। सबसे बड़ी बात, हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कल से कुछ युवा साथी भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। ये आप लोगों को चीज है, हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ आते हैं, हमारी कुछ मातृशक्ति जो बहनें हैं यहाँ पर आई हैं, उनको हम नहीं कहते कि तुम रात को यहाँ रहो, तुम सुबह 7 बजे आ जाओ। आप आइए, 10, साढ़े 10, 11 बजे आप आइए, शाम को अपना 5-6 बजे निकल जाइए। युवा साथी जो कंटिन्यू नहीं कर सकता है वो आइए, रात को तो कुछ आज रुके, कुछ कल रुके, कुछ परसों रुके, इस तरीके से कुछ दिन के लिए चलाना पड़ेगा इस धरने को। यहाँ पर लोग अपने आप आ रहे हैं, तुम्हें भोजन की व्यवस्था करके जा रहे हैं, तुम्हारी पानी की व्यवस्था करके जा रहे हैं, उनके अंदर भी पीड़ा है। अभी तक मैं एक राज्य आंदोलनकारी को कहते हुए सुन रहा था, तो मोहन सिंह रावत उनका नाम था, उनका भी कल बेटा आंदोलन में आया था, उनके अंदर भी पीड़ा है। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ यहाँ दिखावे के लिए आ रहे, उनके बच्चे भी आंदोलनों में है। यहाँ कुछ भर्तीदारी है बाहर, अरे उनके बच्चे भी आ रखे हैं, आप पूछिए, हमसे पूछिए। अरे भाई उनके बच्चे भी आ रखे। आप क्या सोच रहे हैं कि सब सिस्टम ठीक हो जाएगा? मैं तो एक बात मानता हूँ, मैं परीक्षा निरस्त करने का सहयोगी या समर्थक में तभी हूँ यदि सीबीआई जांच होती है। यदि सीबीआई जांच नहीं हुई, परीक्षा निरस्त करा के कोई फायदा नहीं। मैं बता रहा हूँ, परीक्षा निरस्त करा के कोई फायदा नहीं है अगर सीबीआई जांच नहीं होती है। इन लोगों की जड़ें बहुत गहरी है। और मैं एक बात कहना चाहूँ,
अगर स्टाम्प पेपर पे किसी ने लिखाना है तो लिखा दो आज। अगर सीबीआई हुई, अधिकारी तो अधिकारी, नेता तो नेता, अधिकारी और नेताओं की बीवियां, उनकी पत्नियां भी रडार पर आएंगी, मैं बता रहा हूं। इनकी जगह इतनी गहरी है और हमें पता है, पर एविडेंस नहीं मिल रहे ना। अगर एविडेंस हाथ लग जाते तो इनके पत्नी का पोस्टर या तस्वीर यहां लगाता दिखाता ये है। पर ये हमें पता कि हो रहा है, कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि पेपर रद्द करने का फायदा तभी है अगर सीबीआई जांच होती है। अब दूसरा पॉइंट, पेपर रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? धामी की कुर्सी खतरे में पड़ी हुई है, वो तो हाथों हाथ पेपर निरस्त कर देते। कुर्सी खतरे में है, इस बात को ध्यान में रखो। उन्हें यह भी अल्टीमेटम है कि भाई अगर 4 दिन तक ये चला तो तुम्हें बदल देंगे। पर उससे बड़ा डर क्या है मैं बताता हूँ। कुर्सी से भी, कुर्सी का खतरा है, पर उस कुर्सी के खतरे से भी बड़ा एक डर है। इस परीक्षा में बहुत बड़े स्तर पर बहुत सारे लोगों से पैसे ले रखे हैं, 15-15 लाख रुपए, बहुत लोगों से। ये इतनी मोटी रकम है कि अगर परीक्षा निरस्त कर दी तो धामी आज उन्हें वापस नहीं लौटा पाएगा। और अगर वापस नहीं लौटाए, परीक्षा निरस्त हो गई, कोई बोलू कुमार के पास आएगा, कोई राम कंडोल के पास आएगा, कोई मीडिया बंधुओं के सामने आएगा और बोलेगा मेरे से पैसे लिए थे, इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए वो लोग न परीक्षा रद्द कर पा रहे हैं, न सीबीआई जांच कर पा रहे हैं। पर आप लोगों की अगर एकजुटता रही, परीक्षा निरस्त भी होगी, सीबीआई जांच भी होगी। और सीबीआई जांच केवल यूपीएससी की नहीं, सीबीआई जांच केवल यूपीएससी की नहीं, एक दूसरा भी आयोग है इनका भाई, बड़ा भाई, एक बड़ा भाई है। जब छोटा ही नालायक हो गया तो बड़े से सीखा होगा, बड़े से सीखा होगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, क्योंकि संगत का असर होता है। संगत का देखो, अरे मैं कह रहा हूँ भाई, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत थी। बड़ा भाई नालायक था, उसकी संगत में आकर छोटा भाई भी नालायक हो गया। अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सबसे, शायद सांख्यिकी अधिकारी का पेपर किस किसने दिया था? शायद सांख्यिकी अधिकारी का पेपर किसने दिया था? किसने दिया? क्या क्वालिफिकेशन मांगी थी? कंप्यूटर मांगा था, ओ लेवल मांगा था, 100 नंबर का पेपर था कंप्यूटर का। उसमें कितने नंबर लाने थे कंप्यूटर में? फर्स्ट वाला छोड़िए, कंप्यूटर की बात करिए। 40 नंबर लाने थे कंपल्सरी या नहीं? भले नंबर नहीं जुड़ते आपस में, 40 नंबर लाने थे। अब देखिए जी, बड़े भाई की हरकत देखिए, बड़े भाई की हरकत देखिए। अभी 18 तारीख को एक रिजल्ट निकलता है, ये आंकड़े गौर से देखिए और देखिए। तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि तुम्हारा पेपर लीक हो गया, यहाँ तो लीक के होने के बाद रिजल्ट भी आ गया, मैं बता रहा हूँ। तुमने देखिए, सांख्यिकी अधिकारी का जो पेपर हुआ था उसमें 300 नंबर का पेपर था, 200 नंबर जो सब्जेक्टिव था, 100 नंबर कंप्यूटर था, ओ लेवल मांगा था शायद। और उस कंप्यूटर में यह कहा गया था कि 40 नंबर कंपल्सरी लाने हैं, क्वालिफाई जो था। और वो नंबर आपस में नहीं जुड़ेंगे, वो अलग बात है, मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, अलग बात है, और 40 नंबर क्वालिफाई था। अब बड़े भाई की हरकत देखिए, कितना वो बेईमान है, कितना वो नालायक है। रोल नंबर है 800410, रोल नंबर है 800410। ये ओबीसी का कैंडिडेट है, ये ओबीसी का कैंडिडेट है। और पता कंप्यूटर में इसके कितने नंबर है? कितने होंगे? कंप्यूटर में इसके नंबर है 7। और सुनो,
कंप्यूटर में इसके नंबर है 7 और इसका फाइनल रिजल्ट में नाम आ रखा है। इसका फाइनल रिजल्ट में ट्विटर लीक हो रहा है। अरे लीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब सुनो, इतना ही नहीं है, अब तुम नारे लगाओगे जब मैं नाम बोलूंगा। मैंने अभी कैटेगरी बोली, इसके नंबर बोला, इसका रोल नंबर बोला। अब नाम का उच्चारण करूंगा नवरात्र के समय पे। अब नाम का उच्चारण करूंगा नवरात्र के समय पे। नाम है मनोज सिंह धामी। मनोज सिंह धामी। अब मेरा पेपर चोर कौन है? पेपर चोर कौन है? पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर। सुनो, अब क्या होगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ हमारे एलटी पे चल रहा है, इनका पूरा आईटी सेलेक्टेड है। एसएसपी वजह से देख रहे हैं। धामी जी के जो लोग हैं जिन्हें जनता के टैक्स से सैलरी जाती है, वो लोग देख रहे हैं, काम उनका करते हैं। अब बोलेंगे बोलकार के खिलाफ नकल रोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज करो, अफवाह फैला रहा है। अब ये बोलेंगे, मैं कहता हूँ आप कंप्यूटर का रिजल्ट निकालो, फाइनल रिजल्ट निकालो और रिटर्न का भी रिजल्ट निकालो, उसमें चेक करो 80041 मनोज सिंह धामी ओबीसी कैंडिडेट 7 नंबर कंप्यूटर में है और फाइनल सिलेक्शन दे रखा है, जो 45 नंबर कंपल्सरी थे। कर रहा है। अब सुनिए, एक रोल नंबर है 8041 एक रोल नंबर है 804117। ये भी ओबीसी का कैंडिडेट है, ये भी ओबीसी का कैंडिडेट है। आप पता इसके नंबर कितने हैं? इसका नाम बोल देते हैं, पहले इसका भी नाम बोल देते हैं। वो तो था मनोज सिंह धामी, और ये केवल है मनोज सिंह, ये भी मनोज सिंह है। वो मनोज सिंह धामी था और ये मनोज सिंह है। जब 4 जगह जैसे खालिद ने पेपर भरा था, क्या इसने ऐसा ही तो नहीं भर रखा था? पर ऐसा नहीं लगेगा, तो सिलेक्शन दोनों का हो रहा था भाई। किसको ज्वाइनिंग दोगे आप? एक ही को तो दोगे। अब सुनो, इसके कितने नंबर होंगे? कितने होंगे? सुनो सुनो, हो गया। मैंने जब सुबह पूरी लिस्ट चेक करी कंप्यूटर टेस्ट में जिन लोगों ने प्रतिभाग किया, तो मुझे रोल नंबर उसमें मिला ही नहीं। इसमें पेपर ही नहीं दिया कंप्यूटर का, इसमें पेपर ही नहीं दिया और सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन ले रखा है। अब सुनो भाई लोगों, सुनो। अगला रोल नंबर है 800386। 800386 ये 80 कैटेगरी का व्यक्ति है और उसका नाम है सत्येंद्र सिंह। उसका कितना नंबर होंगे? उसके नंबर है 29। उसके नंबर है 29। तो जहाँ 40 नंबर कंपल्सरी मांगे हुए, वहाँ पर इन लोगों का जो सिलेक्शन है संदिग्ध है या नहीं है, घपला हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो मैं सुबह यहाँ से जब मैं वहीं में रात भर था और 2-3 दिन से, मतलब रात को 2-3 घंटे सो रहे हैं, तो मैं सुबह यहाँ से जब कार्यालय तक गया, वहाँ मैंने लिस्ट बनाई। पर अगर अब जांच पड़ताल करनी पड़ेगी इसकी भी, मुझे निकलता बहुत कुछ निकल कर आएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो जब दोनों आयोग लीक कर रहे हैं तो फिर भर्ती किसकी करनी? धामी की भर्ती तो हो गई 7 नंबर पे। भाई इतना लीकेज तो उन ठेकेदारों ने नहीं किया। अगर इस प्रदेश में एक दूसरा भ्रष्टाचार है सबसे बड़ा, हमारी पुष्पा बहन यहाँ पर बैठी है, जिला पंचायत बहुत प्रचंड बहुमत से जीती है, 3333 वोटों से जीती है। स्वाभिमान मोर्चा की ये महिला शक्ति है, 3333 वोटों से जीत दर्ज की है।
इन्होंने एक मुद्दा उठाया और उसके लिए भूख हड़ताल की, कई आंदोलन की। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। अगर पूरे प्रदेश का भ्रष्टाचार खोला जाए तो भाई उसमें बहुत भ्रष्टाचार किया है, और उन ठेकेदारों ने भी इतना लीकेज नहीं छोड़ा जितना लीक ये आगे हो रहा है। वो भी इतने लीक नहीं हो रहे जिन्होंने करोड़ रुपए अंदर कर दिए हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, ये जांच क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं और ये सीबीआई की एंट्री क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, कल मैं भी अखबार पढ़ रहा था, मेरे घर वालों ने अखबार पढ़ा होगा, मेरे रिश्तेदारों ने अखबार पढ़ा होगा, मेरे मंगेतर ने अखबार पढ़ा होगा, मेरी बहनों ने, मेरे भाई ने, मेरे दोस्तों ने अखबार पढ़ा होगा। उसमें क्या लिखा था कि पौनी पवार पर भी कसेगा शिकंजा। भाई मैं तो धन्य हो गया, आज तक इतने सालों में हम संघर्ष करते रहे। तुमने सीबीआई इसलिए नहीं लाई क्योंकि तुम्हारे लोग फंस रहे थे, तो भाई अब क्यों देर कर रहे हो। अब तो पौनी पवार फंस रहा है, आप नवरात्रि में सीबीआई ले आइए, आप दिल्ली से सीबीआई को देहरादून पहुंचाइए इस नवरात्रि की शुभ अवसर पर, और पहली जांच नवरात्रि के दिन से पौनी पवार की शुरू करिए, और उसके बाद पौनी पवार के बाद वो जांच फिर आगे बढ़नी चाहिए। हम नहीं कहते कि पहली जांच तुम नकल माफिया की कराओ, पहली जांच पौनी पवार की कराओ। पौनी पवार से शुरुआत करके आप जांच को आगे बढ़ाइए। और जैसा मैंने कहा, अधिकारी तो अधिकारी, नेता तो नेता, इनकी पत्नियां भी रडार में आएंगे और आएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, पूरे उत्तराखंड में अलग अलग जनपदों, अलग अलग विकास खंडों में हमारा संपर्क सबसे हो रहा है। अपने अपने स्तर पर सब लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं, और ये हमारे लिए सकारात्मक बात है कि हम यहाँ पर अगर तप रहे हैं तो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। ये केंद्र है, केंद्र मतलब सेंटर तो बैठते हैं, पर ये केंद्र है आंदोलन का या राजनीति का या कोई भी देहरादून। यहाँ की चिंगारियों के कारण और जगह आग जल पाई है। यहाँ अगर आप बुझा दोगे तो सब जगह आग बुझ जाएगी। इस आंदोलन को चलाना है, आप लोगों के साथ तय किया जाएगा। हमने पहले दिन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को पूरा किया, दूसरे दिन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को पूरा किया, आज तीसरे दिन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को पूरा किया। कितने दिन और वेट करना होगा? आप बता दीजिए, कितने दिन और लोकतांत्रिक तरीके से चलेंगे? बताओ। तरीका लोकतांत्रिक ही रहेगा, सुनो, तरीका लोकतांत्रिक ही रहेगा, परंतु अपनी एक्टिविटी और अपनी आक्रामकता बदलनी पड़ेगी और बदलेंगे। जो युवा है, इनके सब्र की तुम परीक्षा मत लो। जो वो युवा है, अगर इसको उल्टा पड़े तो वायु, और वायु जब चलती है तो ठीक है, चलते रहती है, पर जब वो रोज रुक लेती है तो आंधी बन जाती है, और जब आंधी तूफान आता है तो अच्छे उड़ जाते हैं, वो कोई भी हो। तो मैं कहना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार इस बात को गंभीरता से ले। ये युवा कलम पकड़ने वाले युवा है, ये युवा किताब उठाने वाले युवा है। अगर इन लोगों के साथ तुम लोगों ने न्याय नहीं किया तो सबसे पहली पंक्ति में हम लोग मिलेंगे। तुम्हें लाठी चार्ज करना हो, पौनी पवार पर करनी होगी, त्रिवेंद्र चौहान पर करनी होगी, मोल टिमरी पर करनी होगी, या अन्य संघर्षी राम कंडवाल पर करनी होगी, सुरेश सिंह पर करनी होगी। तुम्हें गोली मारनी है तब भी हमारे सीने से खोदकर बाहर निकालनी पड़ेगी। पर इन युवाओं के लिए हम लोगों ने बहुत सब्र कर लिया है। एक्टिविटी हमारी कल बदलती है या परसों बदलती है, पर बदलने की जरूरत है, ये नहीं मान। पर आप लोगों को तब तक बराबर सहयोग बनाए रखना है। अगर किसी के दिमाग में ये गलत फहमी है कि मैं घर पे रहता हूँ, लाइब्रेरी में रहता हूँ, कोचिंग जाता हूँ, पढ़ते रहता हूँ,
तो अपना समय खराब मत करो, अपने माँ बापों का जो पैसा है उसको बर्बाद मत करो। उससे बढ़िया कोई काम धंधा ढूंढ लो और शुरू करो। मैंने बता दिया, क्योंकि धरती इसलिए निवेश नहीं करना चाह रहे हैं कि अंधाधुंध पैसा उठा रखा है, और अगर वो पैसा वापस करने योग्य नहीं है अभी, और अगर वापस नहीं करेंगे तो लोग सामने आएंगे अभी कि हमसे भी लिया था, हमसे भी लिया था, हमसे भी लिया था, तो पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। किसने लिया था, कहाँ से लिया था, लाइन वहां तक पहुंच जाएगी। सीएम साहब के ओएसडी तक पहुंचती है, पीएस तक पहुंचती है, या किसी सचिव के ओएसडी और पीएस तक पहुंचती है। इस बात को समझिए, ये इसीलिए नहीं करना चाह रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, पुलिस कांस्टेबल के जो छात्र जिन्होंने परीक्षा दी है, कुछ मैं देख रहा हूं यहाँ बैठे हुए हैं, जब से उन्होंने कल शाम की घटना देखी कि कैसे नाबालिग बच्चों को उठा लाए थे फर्जी बेरोजगार दिखाकर, तब से वो भी आज बैठे आए हैं कि क्या पता उनके पुलिस भर्ती में बहुत बड़ा गड़बड़ किया होगा। ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक महिला, इस बात को सुनो, एक महिला वो असिस्टेंट प्रोफेसर जो तेल दूध बनकर आई इस प्रदेश के लिए, हम तो उसका नाम नहीं लेना चाह रहे थे, पर इनकी ट्रेनिंग देखिए, तब बोलते हैं कि जिलों में आईपीएसओ को बिठाया करो, प्रमोटियों को नहीं। अगर आईपीएस बैठा होता, उसको पता होता कि ये मेरे ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, या मुझे ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि कोई अगर आपके पास साक्ष्य दे रहा है उसकी गोपनीयता रखनी पड़ती है, उसकी गोपनीयता रखनी पड़ती है, और आपने उसे प्रेस के सामने बिठा दिया। तब बोलता हूँ ये प्रमोटिंग जो जिले में नहीं बैठने चाहिए। आईपीएस जो डायरेक्ट आईपीएस आ रहा है उसको जिले में बिठाओ। इन लोगों ने गलती कर रखी। आप बताइए, तुम पढ़े लिखे छात्र हो ना, संविधान पढ़ते हो, कानून पढ़ते हो, पेपर बाहर कहां से आया, हरिद्वार के एक सेंटर से जो आया, और जगह से कितना बाहर आया वो जांच का विषय है। जो 11:30 बजे पेपर बाहर आया हरिद्वार के सेंटर से, वो सेंटर किसका था, भाजपा के एक नेता का। और जब पेपर हरिद्वार से बाहर आया, बाबू पवार उस दिन हरिद्वार में था, मैंने कहा से सर्कुलेट किया फेसबुक में, हरिद्वार से। मुझे कहा कि एसओजी ने बयान के लिए बुलाया, हरिद्वार की। तो भाई ये रायपुर थाने में मुकदमा क्यों हुआ? अजय सिंह जिसकी हेरफेर कर सके, अजय सिंह जिसकी निगरानी कर सके, ये मुकदमा हरिद्वार में क्यों नहीं हुआ? समझ रहे हो? अभी खालिद पर भी प्रेशर डाला जाएगा कि खालिद तू ऐसा बोल, नहीं तो तेरे पे और एक्स्ट्रा 2 धारा लगा देंगे, या तेरे पे गैंगस्टर लगा देंगे। तू ऐसा बोलेगा तो तेरी गैंगस्टर कम कर देंगे। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के परिवार को भी परेशान किया जाएगा, उनको भी डराया जाएगा, जबकि हमें उनके साथ खड़ा होना है। अगर एक बात सुन लो, तुम पढ़े लिखे हो सब, हम पढ़े लिखे हैं, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे भी नहीं भेजती, पुलिस को भी नहीं भेजती, उसको तो सॉल्व करके भेज चुके थे, उसने वो कहाँ कहाँ भेजा हमें भी नहीं पता, पुलिस को भी नहीं पता, पुलिस को भी नहीं पता, तो क्या ये मामला खुल पाता? बताओ। जिस महिला की बदौलत मामला खुला है, जो यहाँ के बेरोजगारों के लिए देवदूत बनकर आई है, जिस महिला ने यह दिखाया है कि नकल योगी कानून भी है, हाकिम सिंह भी पहले दिन जेल में है, तब भी पेपर लीक हो रहे, उस महिला ने ये साक्ष्य दे ये दिखाया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा और बातचीत करेंगे। अगर जरूरत पड़ी, इन चोरों से नहीं मिलने वाले, अब इन चोरों से नहीं मिलने वाले। बॉबी कुमार के संपर्क दिल्ली में भी है, अगर जरूरत पड़ी तो किसी को दिल्ली से पकड़कर मोदी जी से मिलेंगे, बोलेंगे इस चोर को बिठाया तुमने उत्तराखंड में, ये इस चोर के हाल है। वहाँ वीडियो भी दिखाई जाएगी तो कहेगा कि कैसे नाबालिग लड़कों का पकड़कर उन्होंने बस में बिठाकर वहां ले गए। हम जाएंगे दिल्ली, दिल्ली में बताएंगे इनके सारे कारनामे।
तुम ये मत सोचो कि गोविंद कुमार ये बोलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने का समय दो। हम नहीं मांगते समय और हमें ना चाहिए, हम तो चोरों से मिलते हैं। हम जब तुमसे मिले थे तुमने करा नहीं कुछ। कल हमारा डेलीगेशन मिला राम भाई के नेतृत्व में, उनके लिए लॉलीपॉप दे दिया तुमने, बोला था शाम तक कुछ रिजल्ट दे दो, कुछ नहीं दिया। शाम तक रिजल्ट दे दिया, बच्चे भर के लाए और उनसे नारे लगवाए और भिजवा दिया। तो अगर जरूरत पड़ी तो एक दो दिन के अंदर दिल्ली से भी संपर्क किया जाएगा और बताया जाएगा ये हालात है, तुम अगर सुधारते तो सुधारो, नहीं तो तुम उत्तराखंड में आए थे कि भाई और बहनों, सुनो सुनो, बोला था ना भाई और बहनों, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो ये माँ गंगा अगर बुलाती है तो ये रोज रूप लेती है। उन्होंने कहा था उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी बेकार नहीं जाने देंगे। जवानी सड़कों पर है, पानी कह के जा रहा है, सीधे उत्तराखंड की सीमा को पार करके जा रहा है। क्या हमारा है? हम पहाड़ों में जाते हैं, गंगोत्री से गंगा निकलती है, गंगोत्री में बिस्लरी चल रही है, उसको उठा के देखा। मैंने कहा किसी ने लोकल लगा रखा होगा, देखा हरियाणा से बन के आ रही है। बताओ, ये स्थिति है। जो स्थापित किया जा सकता है, जो उपयोग, उस चीज के लिए ये प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास कोई विजन नहीं है। पर तुम में से, हम में से कोई अगर कल बैठेगा तो जरूर सोचेगा कि गंगा का क्या महत्व है। केवल एक गंगा नदी, एक गंगा माँ अपने इस उत्तराखंड के सभी बच्चों को पाल सकती है। और ये लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, ये केवल खनन के ठेके दे सकते हैं। एक टिहरी डैम जिसकी लंबाई 44 किलोमीटर है, नीली समुद्र है, छोटा समुद्र है, वो टिहरी डैम की अगर मछली उत्पादन किया जाए, पूरे एशिया को मछली सप्लाई कर सकता है, पूरे एशिया को। और इनके पास उसका टेंडर किसको दे रखा? गुजरात वाले को। गंगा में खनन का टेंडर, यमुना में खनन का टेंडर किसको दे रखा? हैदराबाद वाले को। तुम कहते नकल जिहाद नहीं पनपने देंगे और तुम बिरयानी जिहाद पनपाओगे यहाँ खनन लाकर है। बिरयानी जिहाद पनपा रखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये जो शब्द बोल रहा हूँ, जो चीजें बोल रहा हूँ, पढ़े लिखे हैं आप लोग, इसलिए बोल रहा हूँ कि दिमाग में बैठ जानी चाहिए। शाम को तुम्हारे माता का, तुम्हारे पिता का फोन आता होगा, उनके सामने डिस्कस होना चाहिए कि क्या हालत कर दिए है। जब उनके साथ डिस्कस होगा तब जाकर फायदा होगा, तब जाकर प्रेशर बनेगा। और कई अभिभावकों के फोन आ रहे हैं कि आप कॉल करिए, हम भी अब आंदोलन में आएंगे, और आने चाहिए, आने चाहिए। तो मैं ज्यादा में कहते हुए यही कहते, यहीं पे एक शायरी के साथ इसको समाप्त करता हूँ। तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ठीक है ना? समझ आ गया सबको? सरफरोश की तमन्ना, सरफरोश की तमन्ना, देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, वक्त आने पे बताएंगे तुझे भी आसमां, वक्त आने पे बताएंगे तुझे भी आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो साथियों, लड़ना है। और जो साथी रात के लिए रुक रहे हैं, अभी पता लग जाएगा, कल शायद कुछ बिस्तर कम पड़ गए थे, आज अभी मंगवा लेते हैं, रुकेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे। आज आप लोगों की तीसरी रात है तो गोविंद कुमार की भी तीसरी रात रहेगी। जब तक आंदोलन चलेगा तब तक हम रहेंगे।